स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं गुरु कृपा विद्या संकुल उधना के 12th कॉमर्स डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं। बच्चों, 12th बोर्ड है और ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसका कोड है 022। तो जितने भी कॉमर्स 12th के स्टूडेंट्स हैं, कृपया इकोनॉमिक्स के कोड नंबर को हमेशा याद रखना। बच्चों, 12th बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है आपको पता है या नहीं भी है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये पेपर पैटर्न 2022 से चेंज हो गया है। पहले वैकल्पिक प्रश्न दैट मीन्स एमसीक्यू 10 मार्क का आता था सेक्शन ए में, जो अब नया पेपर स्टाइल में 20 मार्क्स का कर दिया गया है। ये 2022 से ये पेपर स्टाइल चेंज हुआ है। तो बच्चों, अब आपको एवरी चैप्टर में चैप्टर को अच्छे से अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। उसका को जो फुल कॉन्सेप्ट है उसको अपने दिमाग में याद रखना है, अपने दिमाग में बिठाना है, तभी आप समझो कि 20 मार्क्स का जो एमसीक्यू है वो आप सही कर पाओगे। और एमसीक्यू अगर आपका सही हो जाता है और सेक्शन बी जो 10 मार्क्स का आता है तो 20 + 10 30 मार्क्स। एवरी स्टूडेंट, जिसको हम एवरेज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये थोड़ा कमजोर है, वीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी पे फोकस करेंगे तो उसको इजीली पास हो जाएंगे वो, यानी उसको पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बाद बाकी 3 सेक्शन और है, सी डी ई, उसमें अगर कुछ भी लिखते हैं किताब पढ़ के तो समथिंग, अगर आपका ए सेक्शन सही हो गया एमसीक्यू और बी सेक्शन 1 सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर लिखने आता वो सही हो गया, तो समझो आपको 3 सेक्शन में से कुछ भी चैप्टर से संबंधित प्रश्नों के जवाब अगर आप लिखते हो तो हंस के आप पास हो जाओगे बच्चों। तो चलते हैं, आज हम आप सबको इस विषय के अंतर्गत अर्थात अर्थशास्त्र का 5वां चैप्टर, जो इंटरनेशनल लेवल का चैप्टर है, और ये 5वां चैप्टर पॉवर्टी, यहां पे इंडिकेट किया हुआ है पॉवर्टी, गरीबी। ये चैप्टर से आपको 11 मार्क्स का 11 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है चैप्टर 5 से। तो इसमें सर्वप्रथम हम वैकल्पिक प्रश्न करेंगे जो एमसीक्यू टाइप के होते हैं। नाउ फिर हम 1 सेंटेंस के आंसर, एक एक वाक्य में प्रश्नों का जवाब लिखे वो देखेंगे। फिर सी सेक्शन में 3 और 4 सेंटेंस में जवाब लिखना होता है 2 मार्क्स के लिए। दैट मीन्स एवरी सेक्शन बाय सेक्शन किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में, वो सारे पैटर्न को आज हम इजीली में आपको समझाने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नाउ उसके बाद हम मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का अर्थ, देन आपको समझाएंगे गरीबी का स्वरूप। क्या लिखा बच्चों? गरीबी का स्वरूप। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नेचर, NATURE, नेचर ऑफ पॉवर्टी। तो यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आपको उस प्रॉब्लम का सुधार हम कर देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे गरीबी से रिलेटेड। ये गरीबी क्या है? सबसे पहला सवाल मेरे मन में उठता है, गरीबी क्या है? व्हाट इज पॉवर्टी?
वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर देखें, वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व के अर्थतंत्र में सबसे बड़ी परिस्थिति क्या है? गरीबी। गरीबी अब क्या है? देश के ऐसे लोग जो अधिकांशतः अपनी कुछ जरूरतों को, दैट मीन्स अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम आय और खर्च का स्तर नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं गरीब। तो बच्चों, ये डेवलप कंट्री, अनडेवलप कंट्री, दैट मीन्स विकसित देश और विकासशील देश, दोनों देशों में ये गरीबी होती है। और गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां जहां गरीबी है वहां वहां बेरोजगारी है, जहां जहां बेरोजगारी है बच्चों वहां वहां गरीबी है। और ये गरीबी उत्पन्न होने का जड़, गरीबी को जन्म देने का जो काम है वो कौन करता है? भारत की गरीबी विश्व लेवल पर सेकेंड स्थान पे है। दैट मीन्स हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम एक विकासशील देश कहलाते हैं, हम एक विकासशील देश कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आय कम है। विकासशील देश का लक्षण क्या है? एग्रीकल्चर कंट्री। हमारे रोजगार का मुख्य क्षेत्र है कृषि, और कृषि परंपरागत ढंग से होती है, जिसके लिए वहां गरीबी अधिक है। हमारे देश के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं और गांव में उनको एकमात्र एक रोजगार का साधन कृषि है, और कृषि में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो विकसित और विकासशील देशों में गरीबी का अलग अलग स्वरूप होता है, गरीबी का अलग अलग अर्थघटन होता है। तो चलते हम पहले विकासशील देश, यानी हम भारत देश के हैं, तो हमारे देश में गरीब किसको कहते हैं? गरीब कौन है और उससे भी गरीब कौन है? तो हम फाइंड करते हैं उसका अर्थ। गरीब, गरीबी अर्थात क्या? गरीबी अर्थात देश का ऐसा वर्ग, समाज का ऐसा वर्ग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो अपनी जरूरी से अत्यंत जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं कर पाता है, वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं गरीब। और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं जनसंख्या वृद्धि से होती है। आज भारत में इतने लोग गरीब हैं, कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कई समस्याओं को जन्म देती है, जैसे गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। एनीवे, तो अभी हम गरीबी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तु, जैसी प्राथमिक वस्तु के रूप में पौष्टिक आहार, कपड़े, रहने के लिए आवास सरलता से उपलब्ध नहीं होता है, वो कपड़े के लिए, भोजन के लिए और आवास के लिए तनतोड़ मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, बट फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा की कमी है, क्योंकि वहां शिक्षा की कमी है, वहां पे जानकारी का अभाव है। बच्चों, एक बात याद रखना, आप चाहे कितने भी ताकतवर हो, हिष्ट पुष्ट हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बट आपके पास काम करने का तरीका नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, यानी आप अकार्यक्षम हो,
काम करने के लिए, रोजगार करने के लिए व्यक्ति को सक्षम होना पड़ता है, कार्यक्षम होना पड़ता है, तो ही व्यक्ति को कार्य मिलता है और कार्य के परिणाम स्वरूप आय प्राप्त होता है और उस आय से अपनी आवश्यकताओं को वो संतुष्ट करता है और इसके अभाव में वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता है और ऐसे लोग जो अपनी मूलभूत जरूरतों को, जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करता है, उसे ही कहते हैं गरीब। उसे क्या कहते हैं? गरीब। मानव विकास अहवाल 1997 में ऐसा कहा गया है कि आर्थिक विकास साधन है, आर्थिक विकास साधन है और मानव विकास साध्य है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर देश का आर्थिक विकास करना है तो गरीबी को संपूर्ण रूप से खत्म करना है। अगर देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो गरीबी नहीं होनी चाहिए, बट दुर्भाग्य है हमारे देश की कि आज देश का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है कि विकास हो रहा है, बट दुख की बात है कि आय हमारी कम है, आय की असमानता है, जिसके कारण प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राज्य में, पूरे भारत देश में गरीबी का प्रमाण ज्यादा है। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिली है। कृषि के क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का भरपूर वहां पे यूज होता है। सरकार ने उस देश को बहुत सारे मदद किया है, जैसे ऐसे कृषि प्रधान देश जो काफी विकसित है भारत के, जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा, जैसे महाराष्ट्र, जैसे गुजरात। यहां पे गरीबी नहीं है, यहां भी गरीबी है, बट यहां के किसानों को भरपूर सुविधा दी गई है। तो मैं कहता हूं, क्या उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, राजस्थान नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है? वहां की जनसंख्या, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि कार्य करते हैं। तो उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी सरकार को हरित क्रांति से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसका लाभ देना चाहिए, ताकि वहां के किसान भी गरीबी से बाहर आ सकते हैं। समझ में आया बच्चों? गरीबी क्या है? फिर से एक बार मैं फोकस करता हूं। समाज का ऐसा वर्ग या समाज का अधिकांश लोग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तु और सेवाओं को प्राप्त नहीं कर सकता है, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं गरीब। विकसित और विकासशील देशों में गरीबी का अर्थघटन अलग अलग रूपों में होता है। अब बच्चों, आपको इतना तो पता ही होगा कि गरीब क्या है। गरीबी एक सापेक्ष संकल्पना है। गरीबी का विचार सापेक्ष है। किसी को देखकर हम नहीं कह सकते कि वो गरीब है कि अमीर है, बट जब 10 वर्षों में जनगणना होती है तो घर घर जाकर जनगणना विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो लोगों की गिनती के समय ये भी देखते हैं कि इस घर में काम करने वाले कितने लोग, पढ़ने वाले कितने बच्चे, इसमें उम्र कितनी है। तो ये सारी जानकारियों के आधार पे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है जो देश की गरीबी की जानकारी रखती है और जरूरत पड़ने पर हम उनसे अलग अलग वर्षों में देश में कितनी गरीबी थी, फिर गरीबी में सुधार कितना हुआ है,
भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे गरीब है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां गरीबी कम है, ये सारी जानकारी हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ संस्थाओं के द्वारा, जैसे एनएसएसएफ के द्वारा, सीएसओ के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। तो गरीबी का अर्थघटन दो रूपों में किया जाता है। गरीबी का अर्थघटन गरीबी का परंपरागत या आय रूपी गरीबी, दूसरा है गरीबी का आधुनिक या गैर आय रूपी गरीबी। ये दो रूपों में हम गरीबी का अर्थघटन कर सकते हैं कि ये गरीबी क्या है, दैट मीन्स परंपरागत गरीबी में क्या होता है और गरीबी का आधुनिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है आपको कि गरीबी का अर्थघटन को समझाइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ पॉवर्टी? हाँ, तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाए कि गरीबी का अर्थघटन कितने रूपों में हुआ है, गरीबी के अर्थघटन का ख्याल समझाइए, तो गरीबी का परंपरागत आय रूपी गरीबी या परंपरागत गरीबी, गरीबी का आधुनिक या गैर आय रूपी गरीबी। तो सबसे पहले हम परंपरागत गरीबी या आय रूपी गरीबी क्या है उसको समझ लेते हैं। तो ये है अर्थघटन पहला और ये है अर्थघटन दूसरा। तो सबसे पहले हम परंपरागत गरीबी को समझेंगे। इसका संबंध आय से है। हम जानते हैं कि गरीबों के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ये आय जरूरी है। हमारी किसी भी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए आय और खर्च का निश्चित किया हुआ स्तर पूरा करना होता है। अगर जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए निश्चित किया हुआ आय और खर्च का स्तर पूरा नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं परंपरागत या आय रूपी गरीबी। इसको हम गरीबी रेखा से भी जोड़ते हैं। आय रूपी गरीबी भूखमरी की स्थिति है। क्यों? क्योंकि यहां वस्तु और सेवाओं का अभाव होता है। यहां पे वस्तु और सेवाओं का अभाव होता है बच्चों। ओके, ये आय रूपी गरीबी जो है वो क्या है? अभाव की स्थिति है। तो अभाव किसकी होती है? वस्तु और सेवाओं की। अतः आय रूपी गरीबी गरीबी रेखा बन जाती है और गरीबी रेखा से भी नीचे जो लोग निश्चित किया हुआ आय और कैलोरी का स्तर पूरा करते हैं उसको ही हम अत्यंत गरीब कहते हैं। यानी परंपरागत गरीबी का संबंध किससे है? आय से। आय और खर्च का न्यूनतम स्तर गरीबी रेखा, और गरीबी रेखा को पूरा करने के लिए भी आय और खर्च का निश्चित स्तर होता है, उसको कहते हैं गरीब। तो सिर्फ आय प्राप्त करके हमको रोटी
कपड़ा और छोटा सा घर नहीं चाहिए। ये परंपरागत ख्याल से हमें बाहर निकलना है। ये आय से भी हमें और भी ज्यादा आय प्राप्त करना है, न्यूनतम से भी ज्यादा। हमें जाना है आधुनिक गैर आय रूपी गरीबी में। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से ऊपर उठकर आधुनिक आय अर्थात लोगों के लिए भोजन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, पीने का शुद्ध पानी, बिजली तथा अन्य प्रकार की आधारभूत सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकताओं को, डेट मीन्स आधारभूत जरूरतों को, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय और खर्च का निश्चित स्तर अर्थात आधुनिक गरीबी। क्लियर? तो ये था गरीबी का अर्थघटन। ये था गरीबी का अर्थघटन। फर्स्ट ऑफ है परंपरागत अर्थ। गरीबी का परंपरागत अर्थ या आय रूपी गरीबी कहते हैं। दूसरा है आधुनिक या गैर आय रूपी गरीबी। दोनों को बच्चों मैंने आपको समझाया, दोनों तरह की गरीबी को। इसको आप किताब को थोड़ा पढ़ लेना और हम जो समझा रहे हैं कभी भी अभी रट्टा मार के आपको पेपर में नहीं लिखना है। ये रट्टा मार पद्धति खत्म हो चुकी है बच्चा। ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। आप पढ़ के अपनी भाषा में उसी बात को लिखो। पेपर में क्या लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में दीजिए, है ना? तो पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पढ़कर रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है। अभी मैं इस लेक्चर के दौरान आपको समझा रहा हूं। इसके दौरान जो भी कोई प्रॉब्लम्स होगा, जो भी कोई क्वेरी होंगे, वो आपको हमें लिखकर बताना है। ओके बेटा, आप हमें लिखकर एसएमएस करोगे और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को आप अटेंड करें और इसको समझें। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। चैप्टर कौन सा है? 5वां। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर जा रहे हैं, वो है नेचर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का स्वरूप। यहां एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है, आपको आएगा गरीबी के स्वरूप कितने हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो गरीबी के स्वरूप 2 है। गरीबी के स्वरूप कितने हैं? 2। गरीबी के स्वरूप कितने बच्चों? 2। गरीबी के स्वरूप है 2। निरपेक्ष गरीबी और दूसरा है सापेक्ष गरीबी। गरीबी के स्वरूप कितने हैं? गरीबी के स्वरूप 2 है। निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। ये निरपेक्ष गरीबी क्या है और सापेक्ष गरीबी क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। तो ध्यान से सुनना। ये निरपेक्ष गरीबी विकासशील देशों में पाई जाती है, दैट मीन्स हमारे भारत में, और भारत जैसे जो भी विकासशील देश है सब जगह ये गरीबी का प्रमाण अधिक होता है। कौन सी गरीबी? निरपेक्ष गरीबी। अब आपको कोई पूछ सकता है कि निरपेक्ष गरीबी क्या है, इसमें क्या क्या होता है, हम कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि व्यक्ति निरपेक्ष रूप से गरीब है? तो अलग अलग तरह से हम इसे आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले निरपेक्ष गरीबी क्या है? निरपेक्ष गरीबी अर्थात
या देश की जनसंख्या या समाज में रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर रखते हैं। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय और खर्च का निश्चित स्तर अर्थात गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से भी नीचा जीवन स्तर जो जीता है उसे कहते हैं निरपेक्ष गरीब। लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय और खर्च का निश्चित स्तर पूरा करता है और आय और खर्च का निश्चित स्तर अर्थात गरीबी रेखा और गरीबी रेखा से नीचा आय और खर्च का निश्चित स्तर अर्थात निरपेक्ष गरीब। अब यहां पर हमारे भारत देश के कुछ संस्थाएं हैं जो निरपेक्ष गरीबी के लिए कुछ मापदंड दिए हैं कि इस तरह से हम उसको निरपेक्ष गरीब कह सकते हैं। तो बहुत सारी संस्थाएं, पहला है तो बच्चों गरीबी रेखा से भी नीची आय और खर्च का नीचा स्तर अर्थात निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। तो निरपेक्ष गरीबी को सत्यापित करने के लिए, निरपेक्ष गरीबी को जानने के लिए भारत के अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई है। जैसे फर्स्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा निरपेक्ष गरीबी के लिए आय और खर्च का निश्चित स्तर निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी निर्धारित किया गया है। अगर जो निर्धारित किया गया कैलोरी वो है ग्रामीण व्यक्तियों के लिए अलग और शहर में रहने वाले लोगों के लिए अलग। तो द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी यानी प्रतिदिन गांव में रहने वाले व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्राप्त करना होता है और शहर में जो रहते हैं तो शहर में रहने वालों को दैनिक कैलोरी प्रतिदिन भोजन में 2100 कैलोरी लेना होता है और ये 2400 और 2100 कैलोरी से कम कैलोरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति निरपेक्ष गरीब है। क्लियर? निरपेक्ष गरीब है। अब इस कैलोरी को पूरा करने के लिए दांडेकर और रथ ने कहा है कि 15 रुपीज आय ग्रामीण व्यक्तियों के लिए और 22.5 आय शहर में रहने वाले व्यक्तियों को अगर प्राप्त होता है तो वो गरीबी से ऊपर है और जो 15 रुपीज और 22.5 दैट मीन 22.5 रुपए से भी नीचा आय प्राप्त करता है वो निरपेक्ष रूप से गरीब है। नेक्स्ट प्रोफेसर डीटी लाकरावाला, उन्होंने भी इस कैलोरी के स्तर को पूर्ण करने के लिए आय और खर्च का निर्धारण किया है। उन्होंने कहा है कि 49 रुपीज कंपल्सरी आय प्राप्त करना है ग्रामीण व्यक्तियों को और 57 रुपीज शहर में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त करना है। अगर इससे भी कम आय और खर्च वो करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो वो निरपेक्ष रूप से गरीब है। इससे आगे भारत सरकार को प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर के द्वारा एक अहवाल दिया गया है। उसमें उन्होंने निरपेक्ष गरीबी के लिए जो निश्चित आय और खर्च का स्तर तय किया है वो ग्रामीण लोगों के लिए 816 रुपया आय
का विचार किया है कि गांव में रहने वाले लोग मासिक 816 रुपया प्राप्त करें, ये जरूरी है, और शहर में रहने वालों को 1000 रुपया मासिक प्राप्त करना है। 816 और 1000 से कम आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति निरपेक्ष रूप से गरीब है, निरपेक्ष रूप से गरीब है। ये था गरीबी का स्तर, अर्थात निरपेक्ष गरीबी क्या है। तो निरपेक्ष गरीबी में गरीबी रेखा आती है। फर्स्ट टॉप में बताया था गरीबी रेखा क्या है, तो आप संक्षेप में कह सकते हो कि आय और खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। और इस पॉवर्टी लाइन से भी बिलो, इस गरीबी रेखा से भी नीचे आय और खर्च प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही निरपेक्ष गरीब कहलाता है। तो गरीबी रेखा की मर्यादा क्या है कि आर्थिक गरीबी जो है आर्थिक परिस्थिति है। गरीबी रेखा की मर्यादा है कि गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति है और भूख शारीरिक परिस्थिति है। अतः गरीबी रेखा भूखमरी रेखा बनकर रह जाती है, गरीबी रेखा भूखमरी रेखा बनकर रह जाती है। तो बच्चों, यह था हमारे भारतीय इकोनॉमिस्ट, भारतीय अर्थशास्त्रियों का विचार कि हम अलग अलग तरीके से निरपेक्ष गरीबी को बता सकते हैं, निरपेक्ष गरीबी को समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। ये था ओनली फॉर हमारे भारत देश के लिए। अब कुछ जानकारियां इंटरनेशनल लेवल पे होती है, जिसको गरीबी का अंतरराष्ट्रीय स्तर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है कि गरीबी का अंतरराष्ट्रीय स्तर का ख्याल समझाइए। गरीबी का अंतरराष्ट्रीय स्तर का ख्याल समझाइए। 2 मार्क्स के लिए सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, बार बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन होता है। गरीबी का अंतरराष्ट्रीय ख्याल, अलग अलग देशों में गरीबी की जांच, गरीबी की जानकारी अलग अलग रूपों में होती है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीब अर्थात क्या? विश्व बैंक रिपोर्ट 2005, विश्व बैंक अहवाल 2005 के अनुसार निरपेक्ष गरीब के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक आय $1.25 निर्धारित किया गया है। यानी $125 से एक $1.25 से कम आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति निरपेक्ष रूप से गरीब है। और ये आय 1990 में मात्र $1 निर्धारित किया गया था कि $1 से भी कम आय प्राप्त करने वाला निरपेक्ष गरीब है। आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2015 में प्रति व्यक्ति दैनिक आय निर्धारित किया गया। 2015 अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधार पर 2015 में प्रति व्यक्ति दैनिक आय $1.90 निश्चित किया गया था। $1.90, ये डॉलर अमेरिकन डॉलर होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, इंटरनेशनल ट्रेड में वस्तु और सेवा का मूल्य डॉलर में मापा जाता है। ओके बच्चों, तो ये आय हमारा अंतरराष्ट्रीय आय है। तो अंतरराष्ट्रीय आय में हमें 2015 तक या 2015 से $1.90 प्राप्त करना होता है। और यदि $1.90 से भी कम आय प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, तो उसे ही कहते हैं निरपेक्ष गरीब। भारत में ये गरीबी की समस्या दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आजादी के बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इस गरीबी को खत्म करने के लिए प्रोत्साहक कदम उठाया, बट
सरकार को गरीबी खत्म करने में आज तक सफलता मिली नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम सब मिलकर इस गरीबी को खत्म करेंगे और ये गरीबी शिक्षा से ही खत्म होगी। आप सब जो एजुकेशन ले रहे हैं, आप जो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रत्येक बच्चों का कोई ना कोई गोल होता है। कोई साइंस लिया है, उसका भी गोल होता है। आप कॉमर्स लिए हो, आपका भी एक निश्चित गोल है। आर्ट्स लेता है, उनका भी एक निश्चित गोल है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम अपने मनपसंद फैकल्टी को पसंद करते हैं। फिर तो हमारे मनोनुकूल अर्थतंत्र हो जाता है। हम शिक्षित हैं, हमें काम करने का तौर तरीका पता होता है, हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, फिर हम कभी बेरोजगार होते नहीं हैं और हमें रोजगार मिलता है। जिस व्यक्ति को रोजगार मिल गया उसको आय प्राप्त होता है और आय के अनुसार वो खर्च करता है, फिर तो गरीबी खत्म। नाउ गरीबी का ये पहला स्वरूप है, निरपेक्ष गरीबी। अब हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। गरीबी का दूसरा स्वरूप है सापेक्ष गरीबी। गरीबी का दूसरा स्वरूप क्या है बच्चों? सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी विकासशील देश में पाई जाती है। जितने भी विकासशील देश है, भारत, नाइजीरिया, बांग्लादेश, यहाँ पे आय का स्तर का ख्याल होता है, इसलिए यहाँ पे लोग अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं और वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। वो है निरपेक्ष स्वरूप, वो है निरपेक्ष गरीबी। बट सापेक्ष गरीबी ये विकसित देशों में पाई जाती है। सापेक्ष गरीबी का ख्याल विकसित देशों में पाई जाती है। ये ख्याल विकसित देशों का है, जहां पे आय और न्यूनतम स्तर, आय और खर्च का न्यूनतम स्तर का सवाल उठता है निरपेक्ष गरीबी में। वहां आय का ख्याल सापेक्ष गरीबी में भी होता है, बट यहां आय की असमानता के आधार पर सापेक्ष गरीबी का निर्धारण होता है। विकसित देशों में अलग अलग वर्गों की, अलग अलग समूहों की आय अलग अलग होती है और अलग अलग आय के आधार पर ही हम सापेक्ष गरीबी की गणना करते हैं। मान लो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वर्ग है हमारे देश के, या ये 5 वर्ग जहां हम रहते हैं उस सोसाइटी के हैं, उस समाज के हैं। तो फर्स्ट ऑफ वर्ग जो है वो 0 से 40,000 रुपया प्राप्त करता है। समूह नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 0 से 40,000 रुपया आय प्राप्त करता है। ग्रुप बी, ग्रुप ए 0 से 40,000 रुपया प्राप्त करता है। ग्रुप बी 40 से 80,000 रुपया प्राप्त करता है आय। ग्रुप सी 80 से 2 लाख रुपया प्राप्त करता है और ग्रुप डी 2 लाख से 10 लाख तक रुपया आय प्राप्त करता है और ग्रुप ई 10 लाख से 50 लाख रुपया प्राप्त करता है। तो ये 5 वर्गों में से अगर देखा जाए ए, बी, सी, डी, ई, या 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पांचों के पांचों वर्गों में से जो 5वां वर्ग है, जिनकी इनकम 10 लाख से 50 लाख है, वो ऊपर के चारों से ऊपर है। यानी वर्ग 5 से ये 4 जो है ऊपर वाले 4, 3, 2, 1, वो सापेक्ष रूप से गरीब है। अगर हम तुलना करते हैं ए और बी, तो ए की इनकम 0 से 40 और बी की इनकम 40 से 80, तो बी की तुलना में ए सापेक्ष रूप से गरीब है। बात करते हैं डी और सी, तो डी की तुलना में सी गरीब है क्योंकि सी की इनकम कम, डी की इनकम ज्यादा। बात करते हैं डी और ई, तो ई की अपेक्षा डी सापेक्ष रूप से गरीब है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, गरीबी का स्वरूप, नेचर ऑफ पॉवर्टी, को 2 भागों में बांटा गया है।
निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है कि निरपेक्ष गरीबी किस देश में पाई जाती है? विकासशील देश। हम कहाँ के निवासी हैं? भारत। हमारे देश में ज्यादातर निरपेक्ष रूप से लोग गरीब होते हैं। सापेक्ष गरीबी भी है बट बहुत कम। विकसित देशों में भी निरपेक्ष गरीबी होती है, बहुत कम, बट वहां ज्यादातर सापेक्ष गरीबी का ख्याल स्वीकृत है। तो ये था गरीबी के स्वरूप, नेचर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के स्वरूप। तो बच्चों, क्या आपको अर्थशास्त्र के अंतर्गत अभी मैंने जो आपको चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5 गरीबी, पॉवर्टी से संबंधित जो भी बातों को मैंने आपके साथ शेयर किया, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया, क्या आपको समझ आ गया? नहीं तो फिर से समझाएंगे अगर आप कोई क्वेरी लेकर हमारे पास आते हो तो। बट एक बार बुक का स्टडी जरूर करना, किताब जरूर पढ़ना, पढ़कर उसको अपनी भाषा में जवाब लिखना है। ओके, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को आने वाले मार्च 2023 की बोर्ड परीक्षा में सुपर से भी ऊपर रिजल्ट सबको प्राप्त हो, इसके लिए मैं इकोनॉमिक्स विभाग से शुभकामना व्यक्त करता हूं और सिंह सर अर्थात रणवीर सिंह सर का आशीर्वाद और शुभेच्छा सदा आपके सर पे रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते दोस्तों, बाय।